करोड़ों की स्टेटमेंट फिर भी वीज़ा रिफ्यूज़। अच्छी नौकरी फिर भी वीज़ा रिफ्यूज़। अच्छा कारोबार फिर भी वीज़ा रिफ्यूज़। अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री फिर भी वीज़ा रिफ्यूज़। आखिर यूरोप का वीज़ा रिफ्यूज़ क्यों हो रहा है? आप लोग ऐसी क्या गलती करते हैं जिसकी वजह से वीज़ा रिफ्यूज़ होता है? और एक इन्वेस्टर आपकी बैंक स्टेटमेंट में क्या क्या चीज़ें नोट करता है और उसको वेरीफाई किस तरीके से करता है? तो आज की वीडियो में ये सब चीज़ें हम देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है आमिर शहजाद और मैं ऑनिक्स इंटरनेशनल सर्विसेज में वीज़ा की सर्विसेज को प्रोवाइड करता हूँ। आज की वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, शुरू से लेके एंड तक इसको लाजमी देखिएगा ताकि आप कोई भी पॉइंट मिस ना कर सकें। और अगर आप चाहते हैं कि आपका वीज़ा रिजेक्ट होता रहे तो इस वीडियो को मत देखिएगा। आज हम बात करेंगे कि बैंक स्टेटमेंट कैसे बनानी चाहिए, उसके अंदर क्या क्या खामियां हैं और उसको किस तरीके से दूर की जाए। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, करोड़ों की स्टेटमेंट होती है, वीज़ा ऑफिसर वीज़ा रिजेक्ट आपका कर देता है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि वीज़ा ऑफिसर उसके अंदर क्या क्या चीज़ें देखता है। सेम इसी तरीके से मैं बात करूँगा कि अगर सैलरी पर्सन है उसका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है, उसमें क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं। आपका बिज़नेस बहुत अच्छा चल रहा है फिर भी वीज़ा ऑफिसर आपकी वीज़ा एप्लीकेशन को क्यों रिफ्यूज़ कर देता है। और आपकी ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी है, इसके बावजूद वीज़ा ऑफिसर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ कर देता है। और ऐसा होता है कि सम टाइम पे आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं होती फिर भी वीज़ा ऑफिसर आपको वीज़ा ग्रांट कर देता है। देखिए, हम लोग क्या करते हैं कि बैंक स्टेटमेंट को हम किस तरीके से करते हैं, मुख्तलिफ एजेंट्स आपको बताते हैं कि आपने क्या करना है कि अपने अकाउंट के अंदर ट्रांजैक्शंस करनी है। और वो ट्रांजैक्शन आप किस तरीके से करते हैं, किसी से पैसे लिए, दूसरी पेमेंट्स आई आपके अकाउंट के अंदर, या फर्दर आपकी स्टेटमेंट के अंदर वो रोलिंग चल रही होती है और वो सम टाइम करोड़ों में होती है और सम टाइम अरबों रुपए में होती है। ठीक हो गया? तो इस तरीके से अगर आप लोग क्या करते हैं, अपने अकाउंट के अंदर कोई ट्रांजैक्शंस करते हैं तो ये डाउटफुल होती हैं। डाउटफुल कैसे होती हैं आगे चल के बताता हूँ। इसी तरीके से सैलरी वाला पर्सन है, उसके अकाउंट के अंदर अगर बैलेंस नहीं है, वो अचानक से बैलेंस डलवा देता है अकाउंट के अंदर, तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट होता है। इसको कैसे कम किया जा सकता है, या सैलरी वाला पर्सन कैसे अपनी स्टेटमेंट को ग्रेजुअली इनक्रीज कर सकता है, ये भी मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। प्लस वीज़ा ऑफिसर आपकी बैंक स्टेटमेंट को कैसे वेरीफाई करता है, वो क्या चीज़ें देखता है और किस बेस के ऊपर वो आपका वीज़ा जो है वो आपको इशू करता है। सबसे पहले जो मैंने कहा, आपने क्या करना है कि अपनी बैंक स्टेटमेंट के अंदर किसी से भी कोई बायर से पैसे मंगवा के इन आउट की ट्रांजैक्शंस नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? सबसे पहली रीज़न, मिसाल के तौर पे आप अगर एक सैलरी पर्सन है और आपकी सैलरी 5 लाख रुपए है और आपके अकाउंट के अंदर हर महीने 15 लाख, 20 लाख, 30 लाख का टर्न ओवर आ रहा है, तो वीज़ा ऑफिसर को ये जस्टिफाई नहीं हो रहा होता कि आपकी बैंक स्टेटमेंट में ये पैसा कहाँ से आया, क्योंकि आप तो सैलरी पर्सन है, आपके अकाउंट में तो 5 लाख से ज़्यादा की पर मंथ में ट्रांजैक्शंस ही नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से अगर आप ट्रांजैक्शंस करेंगे तो ये आपकी रिजेक्शन का बाइस बनेगा। और समटाइम ऐसा भी होता है वो पेमेंट जेन्युइन होती है जो सैलरी पर्सन अपने अकाउंट के अंदर डिपॉजिट करवाता है। तो ऐसी सूरत में क्या करना पड़ता है, एविडेंस लगाना पड़ता है। मिसाल के तौर पे किसी के पास कोई कार थी, उसने वो कार सेल आउट कर दी, डेफिनेटली वो पैसा घर पे तो नहीं रखेगा, वो अपने अकाउंट के अंदर रखेगा। तो अगर वो पैसा डिपॉजिट करवाता है तो उसका एविडेंस उसके साथ में रखे कि मैंने ये कार सेल की थी, ये मेरा सेल्स एग्रीमेंट है और इस बिहाफ के ऊपर मेरे पास ये अमाउंट आई है। तो यहाँ से अगर आप पॉइंट नोट करें तो वीज़ा ऑफिसर जो सबसे पहला पॉइंट आपकी
इसके अंदर एप्लीकेशन के अंदर देखता है वो ये देखता है कि आपके अकाउंट के अंदर जो पेमेंट इन हो रही है आया वो जेन्युइन है कि नहीं है। मतलब ऐसा तो नहीं जो आप वीज़ा ऑफिसर को बता रहे हैं उससे ज़्यादा ट्रांजैक्शन एक्सीड कर रही हो। सेम बिजनेस वाले पे अगर मैं बात करूं, अगर एक बंदा बिजनेसमैन है उसके अकाउंट के अंदर ट्रांजैक्शंस आ रही हैं और ट्रांजैक्शन करोड़ों में आ रही हैं, अगर आप उसकी टैक्स रिटर्न देखें 4 लाख 5 लाख रुपए उसने अपनी इनकम डिक्लेयर की होती है, तो वीज़ा ऑफिसर को यहाँ पे भी डाउट हो जाता है कि ये गवर्नमेंट से भी अमाउंट छुपा रहा है और जो इसकी बैंक स्टेटमेंट बता रही है और जो इसकी टैक्स रिटर्न बता रही है दोनों में काफ़ी फ़र्क है। अब बिजनेसमैन वाले को या सैलरी वाले पर्सन को अगर वीज़ा लेना है तो उसको स्टेटमेंट किस तरीके से बनानी चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो उसके अंदर अननेसेसरी ट्रांजैक्शंस नहीं होनी चाहिए और जेन्युइन ट्रांजैक्शंस होनी चाहिए। जेन्युइन ट्रांजैक्शन से क्या मुराद है, बिजनेसमैन है तो उसके अंदर सारी की सारी बिजनेस की ट्रांजैक्शंस होनी चाहिए, इसके अलावा दूसरी कोई ट्रांजैक्शंस नहीं होनी चाहिए। और ये जो आपकी टैक्स रिटर्न है इसके अंदर वो जस्टिफाई होनी चाहिए। अगर टैक्स रिटर्न के अंदर वो जस्टिफाई नहीं हो रही तो फिर क्या करना चाहिए, फिर आपको ये करना चाहिए कि एक ऑडिट रिपोर्ट जो आपका ऑडिटर बना के देता है जिसके अंदर ये सारी की सारी चीज़ें डिक्लेयर होती हैं, क्योंकि सम टाइम आप फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने से पहले अपनी बैंक स्टेटमेंट और टैक्स रिटर्न लगा देते हैं। डेफिनेटली वो साल पुरानी होगी, 6 महीने 8 महीने या साल पुरानी होगी तो वो कभी भी मैच नहीं कर रही होती। तो बेहतर ये है कि टैक्स रिटर्न लगाने के साथ साथ आप क्या करें, ऑडिट रिपोर्ट भी लगाएं। ऑडिट रिपोर्ट की बहुत ज़्यादा वर्थ होती है और जो वीज़ा ऑफिसर है वो इसको गो थ्रू लाजमी करता है, क्योंकि ऑडिट रिपोर्ट जो है वो बाकायदा ऑडिटर्स हर एक चीज़ को मॉनिटर करके फिर लगाते हैं। अब आगे यहाँ पे कि अगर सैलरी वाला पर्सन है उसके अकाउंट के अंदर डेफिनेटली ग्रेजुअली सैलरी जो है उसकी इंक्रीज़ होनी चाहिए। सैलरी इंक्रीज़ से क्या मुराद है, मिसाल के तौर पे 5 लाख रुपए उसकी सैलरी थी, डेफिनेटली 6 महीने या साल बाद उसकी सैलरी इंक्रीज़ होती हुई उसके अंदर नज़र आनी चाहिए। नंबर 1 पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये हो गया कि उसका जो एक्सपेंस है, ये दोनों के लिए बता रहा हूँ, बिजनेसमैन हो या सैलरी वाला पर्सन हो, दोनों के लिए बता रहा हूँ कि उसकी जो इनकम है, जो बैंक स्टेटमेंट के अंदर उसका जो बैलेंस है वो ग्रेजुअली इंक्रीज़ होना चाहिए। मिसाल के तौर पे मैं एक सैलरी होल्डर हूँ, मेरी सैलरी मेरे अकाउंट के अंदर क्रेडिट होती है और मेरी सैलरी में से जो एक्सपेंस होता है सिर्फ मैं वो यूज़ करता हूँ, इसके अलावा मेरे अकाउंट में बाकी अमाउंट पड़ी रहती है। तो हर महीने मेरा बैलेंस क्या होता है, ग्रेजुअली इंक्रीज़ हो रहा होता है। तो वो हर महीने की जो मेरी सेविंग होती है वो उसके साथ प्लस होती होती वो इंक्रीज़ होती जाती है। तो इससे वीज़ा ऑफिसर को ये पता चल जाता है मेरा एक्सपेंस इतना है और मेरी सेविंग इतनी है, और वीज़ा ऑफिसर देखता है कि इस बंदे की सेविंग पर मंथ की इतनी है तो ये अपना टूर अफोर्ड कर सकता है। तो बिजनेसमैन को क्या चाहिए कि वो अपनी कंपनी के बैंक स्टेटमेंट ना लगाए, उसके बजाय वो पर्सनल स्टेटमेंट अपनी जो है वो लगाए, क्योंकि पर्सनल स्टेटमेंट जो है उसके अंदर जो भी अमाउंट होती है वो डेफिनेटली उसकी सेविंग होती है और वो ग्रेजुअली इंक्रीज़ ही हो रही होती है। जबकि कंपनी के अंदर जो स्टेटमेंट पड़ी हुई होती है वो क्या है, उसकी कंपनी की लाइबिलिटीज़ भी उसके ऊपर होती है। मिसाल के तौर पे अगर उसके अकाउंट में 1 करोड़ आया तो डेफिनेटली उसमें से 70 लाख 80 लाख रुपए उसकी लाइबिलिटी होगी, 10-20 लाख रुपए जो है वो उसका प्रॉफिट होगा। तो ग्रेजुअली अगर आपका बैलेंस इंक्रीज होता है तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। इस तरीके से आपके वीज़ा के मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अब आ जाते हैं वीज़ा ऑफिसर आपकी बैंक स्टेटमेंट को वेरीफाई कैसे करता है। मिसाल के तौर पे मेरे अकाउंट के अंदर आज पड़े हुए 20 लाख रुपए और मैंने आज ही केस सबमिट किया। सबमिट करने के बाद नेक्स्ट डे मेरा अकाउंट बिल्कुल खाली हो गया, ठीक है। अब होगा क्या, मुझे वीज़ा मिलना चाहिए
या नहीं मिलना चाहिए। तो डेफिनेटली अगर मेरी स्टेटमेंट पीछे से जैसे चलती हुई आ रही है, वो बैलेंस ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है, तो मुझे वीज़ा मिल जाएगा, अदरवाइज मेरा वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। वीज़ा ऑफिसर आपका क्लोजिंग बैलेंस कभी भी नहीं देखता। जब आपने एक दफ़ा स्टेटमेंट निकाल ली, उस वक्त वो आपका क्लोजिंग बैलेंस ज़रूर देखता है। वेरी नेक्स्ट डे या उसके नेक्स्ट डे या उसके नेक्स्ट डे आपका अकाउंट अगर खाली भी हो गया है तो उसको नहीं देखा जाता, क्योंकि वीज़ा ऑफिसर ऑथराइज ही नहीं है बैंक से आपका करंट क्लोजिंग बैलेंस पूछने के लिए। ना बैंक कभी किसी को आपका करंट क्लोजिंग बैलेंस बताता है, इन केस के आपने कंसेंट साइन करके दिया हो, ठीक है। और नॉर्मली जो हम बैंक में कंसेंट साइन करके देते हैं, बैंक कह रहा हूँ सॉरी, जो हम एम्बेसी के अंदर कंसेंट साइन करके देते हैं वो डॉक्यूमेंट्स का देते हैं, उन्हीं डॉक्यूमेंट्स का देते हैं जो हमने डॉक्यूमेंट उनको प्रोवाइड किए हैं। उससे पहले या उसके बाद का कंसर्न नहीं देते। हम सिर्फ एम्बेसी को ऑथराइज करते हैं कि जो डॉक्यूमेंट हमने उनको प्रोवाइड किए हैं उनकी वो वेरिफिकेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ क्या होगी, क्लोजिंग बैलेंस कोई मैटर नहीं करता। नेक्स्ट डे आपका अकाउंट अगर ज़ीरो भी हो जाता है कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आ जाते हैं कि अब जो वीज़ा ऑफिसर है वो आपकी स्टेटमेंट को वेरीफाई कैसे करता है कि आया ये स्टेटमेंट जेन्युइन है या ये फेक है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेगा वीज़ा ऑफिसर, आपका अकाउंट जिस ब्रांच के अंदर है, या तो उस ब्रांच के अंदर कॉल जाएगी या हेड ऑफिस के अंदर कॉल जाएगी, ठीक है। जिसके अंदर भी कॉल जाएगी तो जो भी ऑफिसर वेरिफिकेशन आपकी कर रहा होगा तो वो बैंक में फ़ोन करके ये पूछेगा कि मुझे फ़लाँ डेट का डेबिट और क्रेडिट बता दें। जब आप उसको डेबिट और क्रेडिट बैंक बता देता है, वो उसको मैच करता है अपने पास। अगर वो डेबिट और क्रेडिट की ट्रांजैक्शंस की अमाउंट मैच हो जाती है तो इसका मतलब क्या है कि आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो जेन्युइन है और वीज़ा ऑफिसर उसको वेरीफाई कर देता है कि आपने फेक डॉक्यूमेंट नहीं लगाया। फेक से याद आया, कभी भी आपने फेक स्टेटमेंट नहीं लगानी। बैंक स्टेटमेंट आपकी अगर अच्छी चली हुई है, यूरोप में आप विदाउट ट्रैवल हिस्ट्री अपना वीज़ा ले सकते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और कुछ भी बैंक स्टेटमेंट के रिलेटेड अगर आपकी क्यूरी हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा, मैं उसका आंसर ज़रूर करूँगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।